गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा फोर्थ चैप्टर। ठीक है, ये हमारा कौन सा चैप्टर है? ये है हमारा चैप्टर 4। ठीक है, देखिए आप लोग, इस चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम है क्या है? ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 4 है और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे बेसिकली, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या पढ़ा था? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए स्ट्रेट लाइन का मोशन जो होता है वो बेसिकली वन डायमेंशनल मोशन होता है। समझ में आ रहा है आपको? क्या होता है वो? वन डायमेंशनल। वन डायमेंशन का मतलब है या तो ये एक इस डायरेक्शन में जाएगा पार्टिकल, या तो इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर है मोशन इन ए प्लेन, इसमें हमारा मोशन बेसिकली क्या होगा? प्लेन का मतलब होता है या तो ये 2 डायमेंशन होगा और या तो ये 3 डायमेंशन होगा। ठीक है, अभी आप देखिए कि 2 और 3 डायमेंशन का क्या मतलब होता है। 2 डायमेंशन का मतलब होता है इसमें 2 एक्सिस यूज होगा। ठीक है, और 3 डायमेंशन का मतलब क्या होता है? इसमें 3 एक्सिस यूज होगा। समझ में आया आपको? अभी देखिए, आप लोगों को अभी तक आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा है कि आपका एक्सिस 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक्सिस कितना टाइप का होता है? एक्सिस बेसिकली हमारा 2 टाइप का होता है। ठीक है, ये हमारा जो कार्टेशियन एक्सिस होता है, ठीक है, तो ये हमारा एक्सिस क्या है? इसका नाम है हमारा कार्टेशियन एक्सिस। ठीक है, तो कार्टेशियन एक्सिस में आपको पता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसको हम बोलते हैं। ये हमारा x होता है, ये हमारा x माइनस होता है, ये y प्लस होता है, नीचे हमारा y माइनस होता है। ये आपको पहले से मालूम है। ठीक है, तो मतलब इसमें 2 ही एक्सिस होता है, x और y एक्सिस। ये तो माइनस और प्लस इसका तो वाइस वर्सा है। ठीक है, लेकिन 3 जो हमारा 3 डायमेंशन है, इसमें 3 एक्सिस का हम यूज़ करते हैं। कौन कौन सा होता है इसमें? ये ऐसे ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है, इसमें हो सकता है x, y और z। ठीक है, तो ये z वाला जो एक्सिस है ना, ये हमको डेप्थ का इंफॉर्मेशन देता है। समझ में आ रहा है आपको? z एक्सिस हमारा किसका इंफॉर्मेशन देता है? डेप्थ का इंफॉर्मेशन। जैसे कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है और वो स्पेस में अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो स्पेस में अगर कोई चीज़ मूव करेगा तो वो 3D मोशन उसको बोलेंगे हम। समझ में आ रहा है आपको? स्पेस में मूव करेगा तो क्या बोलेंगे हम उसको? 3D मोशन बोलेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि इस चैप्टर में हम अपना जो हमारा जो केस ऑफ इंटरेस्ट है वो है मोशन इन 2 डायमेंशन एंड मोशन इन 3 डायमेंशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ओके, सो मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। मोशन इन अ प्लेन का मतलब क्या हुआ? मोशन इन अ प्लेन का मतलब हुआ ऐसा कोई मोशन जिसमें आप 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन का यूज़ करते हो। अगर आप 2 डायमेंशन का यूज़ कीजिएगा तो x और y यूज़ होगा, और 3 डायमेंशन का अगर यूज़ कीजिएगा तो x, y और z तीनों होगा। समझ में आया आपको? तो ये हो गया हमारा मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, इस चैप्टर का स्टार्ट हम करेंगे स्केलर और वेक्टर से। मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले भी बताया था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में फिर से पढ़ना है तो हम फिर से इसको बताएंगे। तो हमारा पहला आज का टॉपिक होगा स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, तो देखिए आप, स्केलर और वेक्टर जो है इसका क्या मतलब हुआ वो हम देखेंगे। स्केलर जो हमारा होता है ना, इसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपके पास मैग्नीट्यूड का इन्फॉर्मेशन है, मतलब क्या होगा? ये जो इन्फॉर्मेशन होगा ये हमेशा क्या होगा? ओनली इन टर्म्स ऑफ सब नंबर हो। जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरा वेट जो है सपोज 50 kg है। ठीक है, तो ये मुझे एक नंबर में इन्फॉर्मेशन मिला। समझ में आ रहा है आपको? मैं अगर आपको बोलूँ कि से मेरा हाइट सपोज 6 फीट है, तो ये भी एक नंबर है ना? मैं बोलूँ कि आपका हाइट सपोज 7 फीट है, तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वांटिटी होगा उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट है हमारा जो कि है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? वेक्टर में आपके पास दोनों इन्फॉर्मेशन होगा, बोथ मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगा आपके पास। ठीक है, तो इस टाइप का क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इसका एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरा सपोज वेट है 50 kg, ओके, एंड आई एम गोइंग फ्रॉम से नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको ये डायरेक्शन का भी इंफॉर्मेशन मिल गया और मैग्नीट्यूड का भी इंफॉर्मेशन मिल गया। ठीक है, तो देखिए आपको स्केलर और वेक्टर जानना हमको इस चैप्टर में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमारा इस चैप्टर में आगे का चीज़ आप समझ पाओगे। ठीक है,
अभी हम कुछ देख लेते हैं वेक्टर का टाइप क्या है। स्केलर का बहुत सारा टाइप नहीं है, वेक्टर का कुछ टाइप से पहले हम देखेंगे कि हमारा जो वेक्टर्स हम जनरली प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं वो क्या क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, है ना, कि हमारा जो वेक्टर होता है उसमें हमको दोनों इन्फॉर्मेशन मिलता है, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या है। पहला हमारा इसमें होगा वेक्टर में, जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। क्या है हमारा पहला? यूनिट वेक्टर। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब तो वन से होता है, बेसिकली हम वन से डिस्क्राइब करते हैं, है ना। तो देखिए आप लोग, यूनिट वेक्टर मतलब क्या हुआ? ए वेक्टर, ठीक है, हैविंग मैग्नीट्यूड, ठीक है, वन, और यूनिटी आप इसको बोल सकते हो, यूनिटी का मतलब भी वन होता है, ठीक है, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, सो ऐसा कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, वन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसको हम मान लेते हैं कि कोई हमारे पास वेक्टर ए है ना, तो इसको हम ऐसे मोड से दिखाएंगे। ठीक है, तो मोड ए हमारा क्या हो जाएगा? मोड ए हमारा हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं, एक्चुअली मोड ए का मतलब क्या होता है? मोड ए का मतलब होता है कोई माइनस क्वांटिटी को आप क्या करोगे? प्लस करोगे। समझ में आया आपको? ओके, तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप देखो, मान लो अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है तो हम इसको लिखेंगे ए इज इक्वल टू, ओके, मोड ए इंटू ए कैप। समझ में आया आपको? वेक्टर के ऊपर हम कैप रखते हैं, ये हमारा वेक्टर का साइन है। ठीक है, तो देखो आप, ये मोड का मतलब क्या हुआ, ये मैं आगे जाके थोड़ा और डिटेल में आपको बताऊंगा कि इस मोड को हम क्या करते हैं। बेसिकली फिलहाल आप जानो कि इसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेते हैं, डायरेक्शन इसमें नहीं रहता है। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, ए कैप इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई मोड ए हो जाएगा, है ना। और ये ए कैप हमारा क्या है? यही हमारा है यूनिट वेक्टर। समझ में आया बात? इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हमेशा कितना आना चाहिए? ये हमेशा वन आना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा नंबर 2, जिसका नाम है नल वेक्टर। ठीक है, तो नल सेट आप लोगों ने सेट में पढ़ा होगा, आपको याद होगा नल का मतलब क्या होता है? एम्प्टी होता है ना। तो इसमें क्या होगा, नल वेक्टर में ऐसा कोई वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? इसमें मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैं इन शॉर्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट्स में डिटेल में लिख लेना। ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो। समझ में आ रहा है आपको? अगर ऐसा कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? मैग्नीट्यूड शुड बी ऑलवेज जीरो, दैट काइंड ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड व्हाट? दैट काइंड ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड null vector, right? So what we do basically, in case of null vector, whenever you multiply any null vector with other vector, your result will be always a 0 1, right? So आप किसी भी वेक्टर को अगर नल वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपका कितना आना चाहिए? ऑलवेज 0 आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वेक्टर है दैट इज योर इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? अगर कोई वेक्टर हमारे पास है जिसका कि मैग्नीट्यूड सेम हो, है ना, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है, ओके, एंड डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इसको। डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। ऐसा वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? ऐसा वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर बोलेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा कोई वेक्टर है ए, ओके, और ये मेरा कोई वेक्टर है बी। समझ में आ रहा है आपको? तो आप देखिए, ए और बी दोनों का लेंथ सेम है ना, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, और इसका डायरेक्शन एरो का क्या है? वो भी सेम है। तो इस टाइप का वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर बोलेंगे। इसको आप लिखोगे वेक्टर ए, ये एरो साइन वेक्टर को दिखा रहा है, कैप भी आप रख सकते हैं, एंड बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल है, वैसा कुछ इसमें ज़्यादा टफ तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर 4, ये है हमारा निगेटिव वेक्टर्स, राइट? निगेटिव वेक्टर। तो निगेटिव वेक्टर क्या होता है? देखो आप, निगेटिव वेक्टर का मतलब होता है ऐसा कोई वेक्टर, है ना, जिसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ये ऑपोजिट होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? निगेटिव वेक्टर में क्या होगा? देखो आप, निगेटिव वेक्टर में आपको दो चीज़ जानना है ना। इसमें मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, है ना, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसमें? मैग्नीट्यूड सेम होगा,
ओके, और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन हमारा ऑपोजिट होगा। अभी मैं एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास वेक्टर है ए और मैंने ये वेक्टर बना दिया एक इधर, ठीक है। मान लेते हैं कि ये बी है, तो इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो ये माइनस होगा कि नहीं होगा, बताओ आप। या बी को ए से कंपेयर करोगे तो ए भी माइनस हो जाएगा, बी को अगर प्लस लोगे तो, है ना। सो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एक दूसरे के अपोजिट होता है, बट ये लेंथ सेम होगा। आप ध्यान से देखिए, लेंथ हमेशा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो ये सेम होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो ये और भी वेक्टर्स का कुछ टाइप्स है, लाइक कोप्लेनर वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर्स, तो वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे ये 4 इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ देखेंगे, प्रोडक्ट का रूल्स देखेंगे, ठीक है। स्केलर एंड वेक्टर, ये हमारा प्रोडक्ट रूल जो है, ठीक है, वो प्रोडक्ट रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंट इसका लाइक इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट रूल्स, ठीक है, समझ में आया आपको। तो देखो इसके लिए मान लो अगर हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास सपोज 3 वेक्टर्स है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आई, जे और के, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले भी बताया मैंने कि आई, जे और के, ठीक है, इसको हम लोगों ने इनिशियल पैरामीटर्स कंसीडर किया। मान लेते हैं कि आई एक वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में, है ना। जे हमारा है सपोज वाई डायरेक्शन में, और के हमारा सपोज है जेड डायरेक्शन में। समझ में आया। आई, जे और के हम लोगों ने इनिशियली 3 पैरामीटर्स कंसीडर किया, ठीक है, जो कि आई करस्पॉन्डिंग टू एक्स, जे करस्पॉन्डिंग टू वाई एंड के करस्पॉन्डिंग टू जेड। मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड तो हमारा एक्सिस है, लेकिन आई जे के हमारा एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में 3 वेक्टर्स हम लोगों ने कंसीडर किया। तो इसके लिए अभी हम देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट का रूल्स क्या होता है, ठीक है। प्रोडक्ट का रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको आगे चल के इसका यूज मिलेगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहले हम देखेंगे हमारा स्केलर का रूल क्या है, समझ रहे हैं आप। पहले हम देखेंगे स्केलर का रूल क्या है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्केलर प्रोडक्ट रूल, ठीक है। चलो अभी देखो, आपको यहाँ पे एक चीज़ जानना होगा कि स्केलर का जो प्रोडक्ट रूल है, इसका एक और भी नाम है, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डॉट प्रोडक्ट, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या ये रूल होता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये अगर आप नहीं आपको अगर ये रूल्स पता नहीं होगा तो फिर आप एग्जाम में ये गलती करके आ जाओगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, अगर सेम है, जैसे कि मान लीजिए आई डॉट आई अगर आपको कहीं मिल रहा है ना, तो ये कितना होगा, हमेशा 1 होगा, ठीक है। आई डॉट से जी मिलता है ना, आई डॉट के मिलता है, मतलब आई के साथ अगर कोई दूसरा होता है तो ये हमेशा कितना होगा, ये हमेशा 0 होगा। समझ में आ रहा है आपको, अगर दूसरा कोई है तो। लेकिन अगर आपको मान लीजिए मिल रहा है, सॉरी, जे डॉट जे मिल रहा है, ये 1 होगा, है ना। और के डॉट के अगर कहीं मिल रहा है तो ये भी कितना होगा, ये 1 होगा। मतलब अगर सेम हो रहा है तो ये क्या होगा, हमेशा 1 होगा, लेकिन 0 होगा तो हमेशा क्या होगा ये, जैसे कि जे डॉट के अगर आपको कहीं मिल रहा है तो वो भी 0 होगा। हम लोग इसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा, फिलहाल आप इसको याद करके रखिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्केलर का प्रोडक्ट रूल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वेक्टर में क्या करते हैं, क्योंकि वेक्टर वाला ही ज़्यादा टिपिकल है थोड़ा, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट है वेक्टर प्रोडक्ट रूल, ठीक। चलिए तो देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट रूल के लिए मैंने जैसे यहाँ पे रूल आपको लिख के दिया है, इसके लिए हम थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन इसका बनाते हैं। ये मान लीजिए एक मैंने सर्कल बना लिया, ये आई, यहाँ पे कैप लगाएंगे चूंकि वेक्टर है, ये हो गया जे और ये हो गया हमारा सपोज के, ठीक है। हम लोगों ने 3 वेक्टर ले लिया जैसे पहले लिया था स्केलर में। अब देखो आप आई क्रॉस जे, ठीक है, आई क्रॉस जे, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो आई क्रॉस जे नेक्स्ट वाला जो है वो लिख लेंगे, क्या है भाई, के। समझ में, आई क्रॉस जे कितना होता है हमारा वेक्टर में, ये हमेशा हमारा क्या होता है, के होता है, ठीक है। देन अगर मान लो आपको कहीं आपको मिलता है जे क्रॉस आई, उल्टा भी तो हो सकता है। तो उल्टा हुआ तो देखो एरो तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर ये उल्टा हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे माइनस के, ठीक है। नेक्स्ट समझ में आ रहा है, आई क्रॉस जे के होगा, लेकिन जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, है ना।
सिमिलरली जे क्रॉस के कितना होना चाहिए, आपको पता है नेक्स्ट वाला होगा, मैंने अभी बताया आपको, जे क्रॉस के ये कितना होगा हमारा, ये सॉरी ये आई हो जाएगा, ठीक है, जे क्रॉस के कितना होगा, आई होगा। सिमिलरली अगर इसको आप लिखना चाहो के क्रॉस जे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा ना। के क्रॉस जे कितना हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा जाएगा, उल्टा जाएगा तो माइनस लिखना होगा। नेक्स्ट क्या होगा आपका, के क्रॉस आई, ये क्रॉस बोलते हैं इसको, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट का एक दूसरा नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो के क्रॉस आई कितना होगा, आप डायग्राम को देखो, के क्रॉस आई जे हो जाएगा, तो ये जे हो गया। सिमिलरली उल्टा आप करोगे तो क्या हो जाएगा, आई क्रॉस के, ये हो जाएगा हमारा माइनस जे, है ना। और एक चीज़, वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है हमारा, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये रूल्स आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। ओके, चलिए अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा कुछ और टॉपिक एक आज का। तो नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, क्या है, रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे भाई हमारा ये रिजल्टेंट का क्या मतलब है ना। रिजल्टेंट का मतलब क्या है, तो देखो आप, रिजल्टेंट का मतलब होता है किसी भी दो पैरामीटर को ऐड करना, ठीक है। क्या होता है रिजल्टेंट का मतलब, रिजल्टेंट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक वेक्टर है ए, ठीक है, जैसे मैं इसको ए से डिनोट कर रहा हूँ, और दूसरा कोई एक वेक्टर है आपके पास, मान लीजिए बी, ओके। अभी आपको दिख रहा होगा कि दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है ना, वो सेम ही डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, हमको फिलहाल प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्टेंट का मतलब होता है इसका ओवरऑल वैल्यू क्या होगा दोनों का, है ना, डिपेंडिंग ऑन इट्स डायरेक्शन। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसका रिजल्टेंट आप लिख सकते हो, रिजल्टेंट का सिंबल आर होता है, ठीक है। ये होगा ए प्लस बी, समझ में आ रहा है आपको। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, आर इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी। लेकिन अब मान लीजिए कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सपोज मान लीजिए कि एक इधर जा रहा है और एक मान लीजिए इधर जा रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली आप गेस कर सकते हैं, आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए माइनस बी या बी माइनस ए। मैंने कंसीडर किया कि ए बड़ा है बी छोटा है, तो ऑब्वियस सा बात है बड़े वाले से हम छोटे को माइनस करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन करके अभी हम एक दो फॉर्मूला चेक करेंगे फिर से, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है नंबर 6, आप ये सीरियल ऑर्डर टॉपिक का चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या है हमारा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या मतलब इसका हुआ भाई, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर में आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक लाइन है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ से मान लीजिए ये ए है, और यहाँ से ये जाना चाहता है इधर, ये कोई दूसरा एक लाइन है, लेट इट बी बी, है ना। अब देखो आप, ये पहले हम लोगों ने जब ऐड किया था तो ए था, उसके जस्ट पैरेलल एक बी हम लोगों ने लिया था, है ना। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ तो हो नहीं रहा है भाई, यहाँ पे तो ये इधर जा रहा है, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये एरो साइन है, ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब अगर इसका आपको रिजल्टेंट निकालना होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक लाइन दोनों का टिप को ज्वाइन करोगे, ठीक है ना, ये एरो आप ऐसे बनाओगे, है ना, और यही इसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, मतलब ये दोनों का सम अप होगा। समझ में आया, सम अप को मैंने बताया, रिजल्टेंट में जनरली हम लोग ऐड करते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर आर, ये वेक्टर बना लो आप इसमें, आर ये ऊपर में एरो लगा रहा हूँ, इसका मतलब है ये हमारा वेक्टर डिनोट कर रहा है, आर इक्वल टू ए प्लस बी। समझ में आया आपको, एरो हमेशा इधर होगा सेकंड वाले के साथ, और ये ए और बी को हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे, और ये होगा, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। हालांकि ये मैंने अभी इसका सिंप्लीफाइड वर्जन आपको बताया है, हम लोग नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा और भी डिटेल्ड में पढ़ेंगे, और हम वहाँ पे ट्रायंगल लॉ को और भी थोड़ा लाइक लार्जर फॉर्म में पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे आपने इसको ऐड तो कर लिया है, लेकिन यहाँ पे एंगल को हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया है। मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई एक एंगल दे दिया जाए थीटा, राइट, क्यों, क्योंकि ये देखो आप, ए हमारा इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हमेशा सेम ही एंगल पे हम इसको बी को रखेंगे, बी का एंगल और भी नीचे हो सकता है, ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला हम तभी यूज़ करेंगे, आर इक्वल टू ए प्लस बी, जब हमारे पास ये एंगल
से एंगल बिटवीन ए और बी नहीं दिया हुआ होगा तब हम आर इक्वल टू ए प्लस बी यूज़ करेंगे। लेकिन अगर थीटा कहीं दिया हुआ हो, थीटा कहीं अगर मेंशन किया हुआ हो, तो उस केस में हम इस फार्मूला का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको नया फार्मूला यूज़ करना होगा, ठीक है। तो नया जो हमारा फार्मूला होगा वो फार्मूला को हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिराइव करेंगे और हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास थीटा भी कहीं दिया हुआ रहे तो उसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो फिलहाल आप इसको आज रिवाइज कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ओके। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा ठीक से। चलिए मैं अभी एक क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ, फिर कल के क्लास में आपको और क्वेश्चंस मैं दूंगा, ठीक है। चलिए एक हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। आज स्केलर प्रोडक्ट से लेते हैं। पहले मान लीजिए कि आपके पास दिया हुआ है इफ ए, ठीक है, इक्वल टू 3i प्लस 4j, ये डॉट है, ठीक है, प्लस 5k और b का वैल्यू मान लीजिए दिया हुआ है 2i प्लस 2j प्लस 3k, है ना। और आपको बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b, डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे इसको कैलकुलेट कीजिएगा, है ना। और मान लीजिए क्रॉस भी निकालना है। चलिए दोनों ही कर लेते हैं एक क्वेश्चन में ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो हम पहले ए डॉट बी निकालेंगे। सॉल्यूशन देखिए आप इसका, काफ़ी ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ए डॉट बी आप कैसे कीजिएगा? ए डॉट बी के लिए पहले आप ए का वैल्यू लिख लीजिए, 3i 4j 5k, बीच में डॉट है तो डॉट लगाएंगे क्योंकि ए और बी के बीच में तो हमको डॉट ही निकालना है ना जी। और ये क्या हो जाएगा 2i 2j 3k। समझ में आ रहा है? आई थिंक आपको ये नहीं दिख रहा होगा, आप लिख लेना, बी का वैल्यू मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो अभी देखो क्या होगा। ये पहले हम क्या करेंगे, चलो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे क्वेश्चन तो पूरा दिखा ही नहीं, तो आंसर कैसे करेंगे, ठीक है। 2i 2j ये डॉट है और ये 3k, ठीक है। अब देखो हमको पता है कि i डॉट i 1 होता है और i के साथ दूसरे का डॉट होगा तो हमेशा 0 होगा। मतलब क्या हुआ, हमको इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इससे करना होगा, इसको इससे करना होगा। लेकिन देखो आप इसको आप इससे करोगे तो i और i का प्रोडक्ट होगा। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। i को i से करोगे तो क्या होगा, हमको डॉट प्रोडक्ट में 1 हो जाएगा, मतलब ये 6 हो जाएगा। 3i और 2i, i डॉट i 1, 3 इंटू 2 6। लेकिन जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई i का j से करोगे 0 होगा, i का k से करोगे 0 होगा, है ना। सिमिलरली ये 4j को अगर आप j से करोगे तो क्या होगा, ये बताओ। 4j को पहले i से करोगे तो 0 हो जाएगा, फिर 4j को 2j से करोगे तो j और j मिलके क्या होगा 1 होगा, और 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, है ना। सिमिलरली 5k को आप इसके साथ करोगे 0, इसके साथ करोगे 0, क्योंकि के आई के जे तो सेम मतलब अपोजिट या कोई डिफरेंट होता है तो 0 होता है ना, फॉर्मूलाज आप देखना। और 5k को 3k के साथ करोगे तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा आंसर, 8 और 6 14, 14 हो 29 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ये आप चेक करना है इसको एक बार, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालने का सबसे सिंपल तरीका है क्या है, देखो आप, ठीक है। इसको आप ऐसे रखोगे, है ना, और यहाँ लिखोगे आई, यहाँ लिखोगे जे, यहाँ लिखोगे के। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अब देखो आप ए का कॉफिशियंट क्या है, देखो आप ए का कॉफिशियंट है आई का 3, जे का 4 और के का 5, है ना। तो ये लिखोगे आप 3 4 5। फिर आप बी का कॉफिशियंट क्या है 2 2 3, तो बी का कॉफिशियंट क्या है 2 2 3, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आई के लिए आप यहाँ लिखो, आई पहले आई लिखो, यहाँ एक ब्रैकेट लगाओ, ये रूल याद रखना आप, ठीक है। माइनस जे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ एक ब्रैकेट रखेंगे, प्लस के लिखेंगे, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ प्लस के, इसको काटो, ये लिखो, यहाँ एक ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। अब देखो करना क्या है, आई के लिए आप इसको कवर करो और इसको कवर करो, ठीक है। ध्यान से देखो आप, है ना, कवर कर लिया। आई के लिए हम लोगों ने आई वाला लाइन को कवर कर लिया और ऊपर से जे और के को कवर कर लिया, बचा क्या 4 5 2 3, है ना। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 2 10, माइनस इसको इससे करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस 12। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट आप जे के लिए इसको बीच वाला को ढक दो और ऊपर वाला को ढक दो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो क्या बचा 3 5 2 3, तो फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई आप कीजिए और 3 को 3 से कीजिए। समझ में आ रहा है? इसको इससे माइनस इसको इससे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस 9, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पे जे का भी लिखना चाहिए, के में नहीं लिखेंगे ना, के लिए तो के को ढकना पड़ेगा,
तो के लिए आप इसको कवर अप कीजिए, है ना। तो क्या होगा ये 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 2 6, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस 6। अब सॉल्व कर दो इसको, सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये होगा -2i, ये हो जाएगा -j, 10 माइनस 9 तो 1 होता है, और ये होगा प्लस ट्वाइस ऑफ, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा वेक्टर में। देखो आप वेक्टर प्रोडक्ट में हमको आई जे के यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। तो आई जे के मिला हुआ है मतलब हमको डायरेक्शन यहाँ मिल रहा है, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको आज ट्राई कीजिए। वैसे ये थोड़ा सा आपको वेक्टर वाला थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा होगा, मैं आपको इसको फिर से कल एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ओके फाइन।